नमस्कार। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो है कि कांग्रेस ने जो अमेठी और रायबरेली में सीट एलोकेट की हैं, इसके बारे में अलग अलग प्रकार की विवेचना हो रही है। एक पक्ष ये कह रहा है कि ये बहुत अच्छा कदम है, एक पक्ष कह रहा है ये बिल्कुल गलत कदम है। एक प्रकार से कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं और गलत निर्णय लिया है। दोनों पक्षों के अपने अपने लॉजिक्स हैं और अपनी अपनी पृष्ठभूमि है। जो मैं समझता हूं, जो मेरा विचार है, मुझे ऐसा लगता है कि अमेठी में भी, रायबरेली में भी, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी जिस प्रकार का सीट एलोकेशन कांग्रेस ने किया है वो बहुत सही निर्णय है। अमेठी में जो बहुत पुराने समय के शर्मा जी हैं, जिनको आपने उनकी फोटो इंदिरा जी के साथ भी देखी होगी, राजीव गांधी के साथ भी देखी होगी, राहुल गांधी के साथ भी देखी होगी, प्रियंका जी के साथ भी देखी होगी। हमेशा से अगर गांधी परिवार के साथ सबसे ज्यादा विश्वसनीय रूप में कोई आदमी जुड़ा हुआ था तो ये यही शर्मा जी थे, जिन्हें अमेठी से कांग्रेस का टिकट दिया गया है। अब इसका मकसद क्या है और ये क्यों किया गया है? राहुल गांधी अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, रायबरेली से क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है, आपने सुना होगा दारा सिंह के जमाने में जब कोई बाहरी पहलवान दारा सिंह से लड़ने आता था तो दारा सिंह कहते थे कि तुम मुझसे क्या लड़ोगे, पहले मेरे छोटे भाई रंधावा से लड़ लो। अगर रंधावा से तुम जीत गए तो तुम मुझसे लड़ना, और हार गए तो फिर मेरे पास आने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि तुम्हारे स्तर का मैं नहीं हूं। तुम्हारा स्तर जो है वो रंधावा से लड़ने का है, मेरे छोटे भाई से लड़ने का है। तो पहलवान अगर चुनौती स्वीकार करता था, रंधावा से पहलवानी करता था और हार जाता था, तो दारा सिंह का पॉइंट क्लियर हो जाता था। जो उसके बाद भी अगर दारा सिंह से लड़ने आता था तो दारा सिंह उसे पछाड़ देते थे। चेस के अंदर एक मूव होता है, एक रणनीति होती है जिसे कहते हैं गेम ऑफ पॉन्स। गेम ऑफ पॉन्स, गेम ऑफ पॉन्स का मतलब यह है कि दूसरे पक्ष के वजीर को या रानी को प्यादों से पिटवाना। एक तो यह है कि वजीरों से, हाथियों से, घोड़ों से, मैं शतरंज की भाषा में बोल रहा हूं, अगले के राजा को या वजीर को या रानी को मरवाना, वो तो एक ठीक है, राजा ने राजा को मारा। लेकिन सबसे शर्मनाक हार मानी जाती है विपक्षी दल की अगर उसके वजीर को या उसकी रानी को प्यादे घेर लें, जो कि मेरे ख्याल से आज कांग्रेस ने बड़ा अच्छा मैसेजिंग किया है। अमेठी के अंदर जो शर्मा जी हैं, पहली बात तो यह है कि देखिए, एक मुद्दा यह भी चलता है क्षेत्र में, जो स्मृति ईरानी के खिलाफ भी जाता है और जो राहुल गांधी के खिलाफ भी जाता है। देखिए, सामान्य जनता जो होती है, जैसे हम जैसे लोग होते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे बीच में काम करने वाला आदमी, हमारे साथ उठने बैठने वाला आदमी, हमारे दुख दर्द में भागीदार बनने वाला आदमी अगर उम्मीदवार होगा, वो हमारी सुनवाई करेगा। अगर स्मृति ईरानी जीतेंगी या राहुल गांधी जीतेंगे तो ये तो दिल्ली चले जाएंगे। स्मृति ईरानी हो सकता है गोवा चली जाएं, मुंबई चली जाएं, उनके बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत उनके पति भी बड़े रईस व्यक्ति हैं। और राहुल गांधी भी, मानी बात है कि बड़े नेता हैं कांग्रेस के, अगर सत्ता में आए तो बात ही अलग है, लेकिन अगर विपक्ष में भी आए तो भी बड़ा महत्वपूर्ण होंगे। उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि अमेठी में टाइम व्यतीत करें। तो ऐसे समय में जबकि बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए थे और स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ा दिया था, उस समय शर्मा जी को चुनाव लड़ाना, जो कि पुराने कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, जिन्हें वहां की एक एक जमीनी स्थिति का पता है, उन्हें चुनाव लड़ाना। तो अभी मैं अमेठी की बात करता हूं, रायबरेली की बात बाद में आता हूं।
राहुल गांधी ने अंत तक पत्ते नहीं खोले, उसकी वजह से अमेठी की जनता के अंदर एक उत्साह जागृत हो गया। इस वजह से भी जागृत हो गया कि स्मृति ईरानी ने जो वादे किए थे अमेठी की जनता से, वो पूरे नहीं किए। 2014 में वो हारी थी राहुल गांधी से, 2019 में जीती इसलिए कि उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं 13 रुपए किलो चीनी अमेठी वासियों को दिलवाऊंगी। और क्यों वादा किया, कैसे किया, किस आधार पे किया, मेरे ख्याल से तो ये उसी प्रकार का जुमला था जैसे हमने बहुत सारे सुने। क्योंकि अगर 13 रुपए किलो की चीनी आप अमेठी में बंटवाएंगे तो बाकी देश में क्यों नहीं बंटवाएंगी? जैसे कहा गया कि छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए का धान खरीदेंगे और बाकी देश में क्यों नहीं खरीदेंगे? खैर, जनता को लगा कि राहुल गांधी तो आते नहीं है, संपर्क में नहीं रहते हैं। 2014 का चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी जमीन से जुड़ी नहीं, आती जाती नहीं, इसलिए इस बार टेस्ट किया जाए। और एक और कारण था राहुल गांधी का चुनाव हारने का कि वो वायनाड चले गए थे और अमेठी की जनता को लगा कि भाई वायनाड क्यों गए, हम तो इन्हें जिता देते, लेकिन ये वायनाड चले गए हैं, 2 सीटें हैं, वायनाड से जीती जाएंगे, तो अमेठी से इन्हें जिताने की आवश्यकता है। लेटेस्ट टेस्ट स्मृति ईरानी, उन्होंने स्मृति ईरानी को 55,000 वोट से जिता दिया। जनता के अंदर जागृति तो हो गई। स्मृति ईरानी ने जो वादे किए थे पूरे न होने की वजह से जनता कुपित तो थी, तो जोश तो उनके अंदर व्याप्त हो गया था। और ये शर्मा जी जो हैं, इनके संपर्क हैं, क्योंकि ये वहीं रहते हैं और वहीं जनता के संपर्क में रहते हैं, और राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के मुख्य एक प्रकार से कार्यकर्ता को जोड़ने में इनका बहुत। और अगर स्थिति क्या बनती है, जो मैं देख रहा हूं परिस्थिति अमेठी के अंदर, जिस प्रकार की उत्साह, और राहुल गांधी ने एक और मैसेज भी दिया जो मेरे ख्याल से उचित है या अनुचित मुझे नहीं पता। उन्होंने वैसे दिया कि भाई जिस परिवार से आपका संबंध इतने साल पुराना है और अमेठी का जो आज भी वहां विकास है उसका कारण गांधी परिवार है, जिस प्रकार से गांधी परिवार के नाम से जुड़े होने की वजह से एक हॉस्पिटल को केवल इस आधार पे कि एक दुर्घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, उसको बंद करा दिया गया, जनता को वंचित करा दिया गया चिकित्सा सुविधा से, तो जनता ने जो राहुल गांधी को हराया अमेठी से, वो ठीक बात नहीं थी। अब ये एक डिबेटेबल इशू है कि राहुल गांधी को इसका दंड या इसका प्रतिकार करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, तो वो एक अलग इशू है, लेकिन एक मैसेज तो चला गया। और अमेठी की जनता ने ये माना भी था कि भाई हमने गलती कर दी, हमने ये सोच के कि स्मृति ईरानी 13 रुपए किलो चीनी दिलाएंगे, और इसके अलावा माननीय मोदी जी का तो ये था ही कि हम 15 लाख रुपए दिला देंगे और 2 करोड़ नौकरियां दिला देंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे और किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो उन्होंने स्मृति ईरानी पे विश्वास कर लिया, तो जनता को भी महसूस हो रहा था उन्होंने गलत किया। क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी चाहते थे। अब परिस्थिति तो ही बनती है, या तो स्मृति ईरानी जीतेंगी और या शर्मा जी जीतेंगे। अगर स्मृति ईरानी जीत गई, जिसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है आज की जो अमेठी की स्थिति है और जो पूरे देश में आज स्थिति है और जो जातीय समीकरण है, स्मृति जी बाहरी हैं, शर्मा जी वहीं के हैं। शर्मा जी जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ उठने बैठने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया है, वो कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनकी पकड़ बहुत ज्यादा है। अगर स्मृति ईरानी जीतती हैं तो ठीक है, बड़ी नेता है, माननीय मोदी जी की बहुत खास हैं, बड़ी मंत्री हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर शर्मा जी जीतते हैं तो ये तो वही हुआ जो मैं आपसे कह रहा था, गेम ऑफ पॉन्स, कि प्यादे से आपने विपक्षी दल के राजा वजीर को और रानी को घेर लिया और उसको मार दिया। तो शतरंज की भाषा में बोल रहा हूं। तो मेरे ख्याल से ये जो मूव है ये बहुत अच्छा। फिर अब आप पूछ सकते हैं, जो मैंने लॉजिक दिया उसी लॉजिक पे आप पूछ सकते हैं कि राहुल गांधी ने वायनाड से इलेक्शन लड़ लिया, वहां तो चुनाव हो गए और 99% चांस है कि 3-4 लाख वोट से वो जीत जाएंगे। एनी राजा जो हैं वो सीपीआई की कैंडिडेट हैं, डी राजा की पत्नी हैं, और राहुल गांधी जीत जाएंगे। तो जो पहले एक मूल प्रश्न उठ रहा था कि अगर वायनाड भी राहुल गांधी जीत जाए और अमेठी भी जीत जाए और उसके बाद एक सीट तो चुननी पड़ेगी, वायनाड जाएंगे तो अमेठी वाले कहेंगे कि इस बार सब
पिछली बार चलिए हमसे गलती हुई, इस बार तो आपने हमें धोखा दे दिया। और अगर अमेठी आ जाएंगे तो वायनाड और केरला के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। ये साहब हमने आपको पहली बार 6 लाख वोट से जिताया, दूसरी बार 4 लाख वोट से जिताया, तब भी आप हमें छोड़ के चले गए, तो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लिया? अमेठी में लड़ते तो। अब रायबरेली के साथ देखिए परिस्थिति थोड़ी डिफरेंट है। रायबरेली जो है वो कांग्रेस का उसने बहुत ज्यादा साथ दिया है। पिछली बार भी उन्होंने सोनिया जी को लंबी लीड से जिताया था, जबकि अमेठी ने हरा दिया था राहुल गांधी। सोनिया जी राजस्थान के माध्यम से राज्यसभा चली गई हैं। ये एक प्रकार की सीट है जो कि गांधी परिवार की ऐसी सीट है जो कि मां की इज्जत से जुड़ी हुई है, और मां की मातृक जो मातृ संस्था द्वारा स्थापित चीज है उसका पालन करना राहुल गांधी का कर्तव्य है। तो रायबरेली से वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि रायबरेली से सोनिया जी का संबंध और सोनिया जी के उत्तराधिकारी राहुल गांधी, तो वो रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं। और अगर रायबरेली से भी चुनाव जीतते हैं, जिसकी 99 क्या 100% संभावना है, क्योंकि वो भी जो जाति वहां की गणित है, जहां बैकवर्ड्स पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और अदिति सिंह के कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बावजूद जिस प्रकार का अदिति सिंह के खिलाफ वहां रोष है, जो कि धुन्नी सिंह और अखिलेश सिंह और अदिति सिंह का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उसके हिसाब से अदिति सिंह पिछली बार भी 1 लाख वोट से जीती थी, वो भी कमजोर पड़ी है। तो राहुल गांधी, अब परिस्थिति क्या बनती है, 99% चांस है वो रायबरेली जीत जाएंगे। रायबरेली जीत जाएंगे तो प्रश्न उठेगा रायबरेली छोड़ेंगे या वायनाड छोड़ेंगे। वहां स्थिति थोड़ी डिफरेंट है अमेठी से। अगर वायनाड छोड़ेंगे तो कह सकते हैं भाई मेरी माँ की सीट है, माँ का मैं उत्तराधिकारी हूं और मेरा ये कर्तव्य बनता है, तो वायनाड से फिर अच्छा, जो सीपीआई की भी एक शिकायत थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी की भी एक शिकायत थी कि अगर केरला से आप चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने की संभावना है तो आप एक सीट तो इंडिया अलायंस की कम कर रहे हैं, क्योंकि केरला के अंदर लड़ाई तो लेफ्ट की और कांग्रेस की है, बीजेपी तो कहीं है ही नहीं। और आप एक सीट पे कंसंट्रेट करें या उस सीट पे कंसंट्रेट करें जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो अगर आप जीतते हैं तो इंडिया अलायंस की एक सीट बढ़ाते हैं और बीजेपी की एक सीट घटाते हैं। लेकिन अगर आप केरला से लड़ते हैं तो आप बेसिकली, अगर आप न लड़े और किसी अपने छोटे नेता को लड़ा दें, सीपीआई जीत जाएगा तो इंडिया अलायंस की एक सीट बढ़ जाएगी। तो आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं या बीजेपी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ये उनकी शिकायत थी। तो वहां पे केरला की जो भावना है वो भी पूरी हो जाती है कि रायबरेली जीते, वायनाड छोड़ा, रायबरेली रखा, मां की भी इच्छा पूर्ति हुई, उत्तर प्रदेश में भी पैर जमे रहे, और एनी राजा दोबारा चुनाव लड़े, उनका समर्थन किया जाए, वो सीपीआई वहां जीत जाए, तो 2 सीट का फायदा हो गया। तो इसको कहते हैं रणनीतिक समझ, इसको कहते हैं सही समय पर सही चीज का चुनाव, जिसमें हार में भी आपकी जीत हो और जीत में भी आपकी जीत हो। देखिए यही जो कार्यक्रम हुआ है दिल्ली के अंदर भी, देखिए कितनी अच्छी तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ है, हरियाणा के अंदर कितनी अच्छी तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ है। हरियाणा के अंदर बीजेपी ने जैसे महीनों पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, अशोक तंवर को लड़ा दिया, चौटाला साहब को लड़ा दिया, अरविंद शर्मा को लड़ा दिया, ज्यादातर उन लोगों को लड़ा दिया जो कि कांग्रेसी पृष्ठभूमि के थे। तो वहां के जो लोकल गुट थे वो उत्तेजित हो गए कि भाई हमारा तो ध्यान नहीं रखा गया, आपने तो ऊपर से पैराशूट उम्मीदवार बिठा दिए। तो 1 महीने के अंदर, पिछले 1 महीने के अंदर जो बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता थे उन्होंने घोषित उम्मीदवारों की खिलाफत करनी शुरू कर दी। यह चीज कांग्रेस ने नहीं की, नाम घोषित नहीं किया। अब जैसे मैं उदाहरण लेता हूं फरीदाबाद का, करण दलाल और महेंद्र प्रताप, इन दोनों के बीच में चल रहा था। महेंद्र प्रताप जी कहते हैं वैसे उन्होंने टिकट नहीं मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने क्षेत्रीय परिस्थिति को समझते हुए उन्हें टिकट दिया। अब दोनों बड़े मजबूत उम्मीदवार कैंडिडेट्स हैं। करण दलाल जो हैं जाट हैं, उनका बड़ा अपने क्षेत्र में प्रभाव है। महेंद्र प्रताप जी गुर्जर हैं, लेकिन दोनों अलग अलग क्षेत्र के हैं। गुर्जरों की भी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उनसे ज्यादा जाटों की संख्या है।
करण दलाल जो हैं वो हुड्डा जी के समधी हैं, परिवार के सदस्य हैं बेसिकली। और इस बार जो टिकट का बंटवारा हरियाणा के अंदर हुआ वो बेसिकली हुड्डा गुट का उसमें वर्चस्व रहा है। अब महेंद्र प्रताप जी क्योंकि पुराने नेता हैं, 2-3 बार मिनिस्टर रह चुके हैं, 4-5 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी अपनी क्षेत्र में पकड़ है, रिसोर्सफुल आदमी हैं, संपर्क में रहने वाले आदमी हैं, सौम्य छवि के आदमी हैं। तो किशन पाल गुर्जर जी के लिए, जिनके लिए एक तरफा जीत की संभावना जताई जा रही थी, पिछली बार 6.5-7 लाख वोट से जीते थे और उनके समर्थक मानते थे इस बार भी 4-5 लाख वोट से जीतेंगे। अब वो खुद ही कहने लगे हैं कि महेंद्र प्रताप जी के आने की वजह से जीत होगी तो, लेकिन 50,000 1 लाख से होगी। माने इतना क्लोज कंटेस्ट हो गया है। और इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे विधानसभा हैं जो कि मुस्लिम बाहुल्य हैं, और जाटों का और करण दलाल का, और क्योंकि ये वास्तविकता है हरियाणा और पंजाब की, तो वास्तविकता है ही कि जो जाट कम्युनिटी है, जो किसान कम्युनिटी है, वो बेसिकली बीजेपी के अगेंस्ट है आज की तारीख में। अब तो खैर राजपूत भी उनके अगेंस्ट है। तो करण दलाल अगर वैसे 99% चांस है वो गलत निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि वो अगली बार विधानसभा जीतेंगे, 6 महीने के बाद होना है, मंत्री बनेंगे, हुड्डा जी का मुख्यमंत्री बनने का बहुत बड़ा चांस है और करण दलाल भी मंत्री बनेंगे। लेकिन अगर जाटों की नाराजगी के बावजूद अगर करण दलाल महेंद्र प्रताप जी का साथ नहीं देते हैं और जाट इस समय भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, तो उनका भी, तो इसलिए उनका मजबूरी है कि वो महेंद्र प्रताप जी का साथ दें। दूसरी सीट जो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा पक्की थी करीब करीब, वो थी गुड़गांव। राव इंद्रजीत सिंह का अपना पुराना वर्चस्व है और कैप्टन अजय सिंह यादव का भी अपना क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे के प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन एक ही कम्युनिटी से आते हैं, अलग अलग अपनी विरासत को संभालते हैं और प्रतिद्वंदी हैं। अजय यादव भी कैंडिडेट थे, उनके पुत्र भी विधायक हैं वहां से, जो लालू प्रसाद यादव के भी दामाद हैं। लेकिन वहां पे एक ऐसा कैंडिडेट दे दिया गया जो कि पढ़ा लिखा है, पंजाबी है और अच्छा ओरेटर है, और उसकी एक अपनी अपील है। पहले फतेहपुर सीकरी से विधायक रहे थे, एमपी रहे थे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे। तो जो सीटें बिल्कुल एक तरह से तश्तरी में रख के बीजेपी को दी जा रही थी, फरीदाबाद, गुड़गांव, वहां लड़ाई हो गई। अब बाकी जो आप जानते ही हैं, रोहतक, अरविंद शर्मा बनाम दीपेंद्र हुड्डा, तो दीपेंद्र हुड्डा बहुत आगे हैं। जो चौटाला जी हैं, जो चौधरी देवीलाल के पुत्र थे और हमेशा से कांग्रेस में रहे थे, पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो वहां का जो लोकल लीडरशिप है उनके अगेंस्ट है, उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार की स्थिति अशोक तंवर की है। अशोक तंवर पहले कांग्रेस के थे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, फिर आम आदमी पार्टी में गए, बीजेपी में गए और टिकट मिल गया। कुमारी शैलजा बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। जयप्रकाश जी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, क्योंकि क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं। अच्छा, जयप्रकाश जी की भी व्यथा उचित होती अगर दूसरे किसी को टिकट दे दिया गया होता कि भाई जब हारने का समय आता है तो मुझे लड़ाते हो, जीतने का समय आता है तो किसी और को लड़ा देते हो, तो उन्हें टिकट मिल गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कि सर छोटू राम के दौहित्र हैं, और उनके पुत्र वीरेंद्र सिंह जो कि पहले बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कांग्रेस में आए, तो उन्हें टिकट नहीं मिला। तो उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है, विधानसभा का चुनाव होगा, अगली बार लड़िएगा और जीतिएगा और फिर मंत्री बन जाइएगा। तो पैसिफाइड हैं, चाहे वो किरण चौधरी हो, चाहे वो वीरेंद्र सिंह हो, वो पूरी तरह से आज के तारीख में जो समन्वयन की आवश्यकता है हरियाणा के अंदर, उसका पालन कर रहे हैं। और इसके बावजूद को उनको टिकट मिला, लास्ट मोमेंट पे टिकट डिक्लेयर होने की वजह से उन्होंने कोई अंदर भीतर घात भी नहीं किया और साथ साथ चले अपने अपने क्षेत्र में। कैप्टन अजय सिंह यादव भी काम करते रहे और अब उनका बेटा भी खुलेआम राज बब्बर का समर्थन कर रहा है। यही फरीदाबाद की स्थिति है। तो पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां पे 10 सीटें आती हैं, वहां पे 10 की 10 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार जिस प्रकार की रणनीति है,
अगर 3 सीटें भी बीजेपी को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जहां 30 सीटें कम करनी हो, 7 सीटें एक स्टेट से, छोटी सी स्टेट में कम हो जाएं। अच्छा, यही बात दिल्ली की है। पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल ने सेक्रीफाइस किया, मैं मानूंगा सेक्रीफाइस, मैं उनका प्रशंसक नहीं हूं। मैं प्रशंसक इसलिए नहीं हूं कि जो 2013 में आंदोलन हुआ और कांग्रेस की सरकार पे आरोप लगे और कांग्रेस सरकार गिरी, वो सब मेरे ख्याल से उचित नहीं था, क्योंकि सिद्ध कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज की परिस्थिति में जब देश का लोकतंत्र और संविधान पे प्रश्न है, उस समय जिस प्रकार से उन्होंने 3 सीटें दी कांग्रेस को, और जो सीटें दी वो भी ऐसी दी जो कि अच्छी सीटें दी, खराब चांदनी चौक की सीट दी, फाइट है। नॉर्थ ईस्ट है, अच्छी फाइट है। उदित राज वाली सीट है, अच्छी फाइट है। और कन्हैया कुमार जैसा कैंडिडेट, जहां पे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की बहुतायत है, करीब 1/3 है, और जहां मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, और कन्हैया कुमार एक अच्छे ओरेटर हैं और यूथ पावर उनके साथ है। मनोज तिवारी के सामने अच्छे कैंडिडेट, चाहे अरविंदर सिंह लवली नाराज हो गए, नसीब सिंह नाराज हो गए, वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि आज की तारीख में जो बिल्कुल इलेक्शन है वो पोलराइज्ड है। कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है जो मोदी जी को जिताना चाहते हैं वो जिताना चाहते हैं, जो हराना चाहते हैं वो हराना चाहते हैं। थर्ड फोर्स का समय खत्म हो गया। इसी प्रकार से कुलदीप जो ईस्ट दिल्ली से लड़ रहे हैं, दलित नेता हैं, जनरल सीट है, लेकिन उनको सीट दी गई है। हर्ष मेहरोत्रा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके सामने फाइट नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे हिसाब से कुलदीप की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है, कन्हैया कुमार की स्थिति बहुत। महाबल मिश्रा पुराने नेता हैं, बेटा विधायक है, पहले कांग्रेस के एमपी रहे थे, फिर कांग्रेस छोड़ी उनके बेटे ने, फिर वो आम आदमी पार्टी का विधायक बना। महाबल मिश्रा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है। और जिस प्रकार से अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल भेजा गया, उससे एक सहानुभूति भी है। और सुनीता केजरीवाल जिस प्रकार से क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं और जनता के सामने हाथ जोड़ रही हैं, उसका भी अंतर है। हरियाणा के अंदर एक सीट दे दी गई कुरुक्षेत्र की, सुशील गुप्ता को, जो राज्यसभा मेंबर थे, और बाद में उन्हें कुरुक्षेत्र का टिकट आम आदमी पार्टी ने दिया, कांग्रेस उनका समझौता हो गया। सुशील गुप्ता लोकल कैंडिडेट हैं। और नवीन जिंदल, जिनपे बीजेपी आरोप लगाती थी कि कोयला कांड के आरोपी हैं, कोयला चोर हैं, कांग्रेसी थे, 40-50 साल से उनके कांग्रेस से संबंध है, बीजेपी में गए और टिकट मिल गया, लोकल कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया। वहां भी एक तरफा लड़ाई लड़ रही है, तो नवीन जिंदल की संभावना भी जीतने की बहुत कम है। इसी प्रकार से इन्होंने राजस्थान में किया। राजस्थान में अगर राहुल कसबा को टिकट दे दिया होता तो 100% बीजेपी की टिकट पे जीत जाते। प्रहलाद गुंजल किसके आदमी हैं? वसुंधरा जी के आदमी हैं। राहुल कसबा किसके नजदीकी हैं? वसुंधरा जी के नजदीकी हैं। वसुंधरा जी के लोगों का टिकट काटने की वजह से जो वसुंधरा लॉबी है वो पूरी तरह से सक्रिय हो गई और बीजेपी को हराने के लिए तत्पर हो गई। हिमाचल प्रदेश में आपने कंगना रनौत को लड़ा दिया। पहले ये था कि कंगना रनौत जीतेंगी, स्टार अपील है, जीत जाएंगी, और ये भी था कि शायद वहां पे जो वीरभद्र सिंह जी का परिवार है कांग्रेस से, वो नाराज है और वो शायद विद्रोह न कर दे। लेकिन वहां विक्रमादित्य सिंह खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के लोकल एमएलए भी हैं, मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी रहे, और वीरभद्र सिंह की विरासत को संभालते भी हैं। वो भी सीट फंस गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अमेठी की, रायबरेली की सीटों का डिक्लेरेशन हुआ है, इसे अगर आप बारीकी से समझेंगे तो आपको लगेगा कि कांग्रेस का निर्णय बहुत सही है। बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसे दारा सिंह करते थे, रंधावा से लड़ने के लिए लोगों को कहते थे, इट्स ए बैटल ऑफ पॉन्स। रायबरेली भी जीतना बहुत आवश्यक है, अमेठी भी जीतना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 2 सीटें, जहां पिछली बार 1 सीट थी, 2 सीट का मतलब डबल होता है। और इसके अलावा सहारनपुर और इलाहाबाद और बहुत सारी ऐसी कांग्रेस की सीटें हैं जिस बार स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है। सपा भी अपने हिसाब से जातीय समीकरण को बिठा के चुनाव लड़ रही है, जहां पे नॉन यादव बैकवर्ड्स को उन्होंने ज्यादा सीटें दी हैं। बहन जी वो उसमें समर्थन कर रही हैं जिसमें वो सवर्णों को ज्यादा टिकट दे रही हैं बनिस्बत मुसलमानों के। तो मुझे लगता है जो टोटल रणनीति इंडिया अलायंस की है और बहन जी की है, उसके अनुसार आज बीजेपी जो है बैकफुट में है। और यह अमेठी और रायबरेली का निर्णय मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। बाकी लोगों के अपने अपने विचार हैं, कोई गलत मान रहा है, कोई अच्छा मान रहा है, लेकिन मुझे लगता है रणनीतिक तौर पर इट इज ए बैटल ऑफ पॉन्स। और अगर विरोधी दल के वजीर को और उसकी रानी को प्यादे घेर लेते हैं तो ये शतरंज की बहुत बड़ी
एक हिस्टोरिकल विन होगी और जिसकी संभावना मुझे लगती है कि जिस प्रकार से स्मृति ईरानी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, और नहीं तो भी स्मृति ईरानी अगर जीतती हैं तो उन्हें मिट्टी में जम के बैठना पड़ेगा, क्योंकि शर्मा जी तो जम के बैठे हुए हैं और उससे उनकी जो बाकी महत्वाकांक्षाएं हैं नेशनल लीडर बनने की वो भी धूमिल हो जाएंगी। रायबरेली और अमेठी का ये निर्णय मेरे हिसाब से स्वागत योग्य है। बाकी आपके जो निष्कर्ष आप बताइएगा टिप्पणी में, तो फिर सोचेंगे मैं जो कह रहा हूं डज इट मेक सेंस और नॉट। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।